नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में 60 लाख की डकैती के अपराधियों को जो है 24 घंटे के अंदर पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूंजी को भी सुरक्षित कर लिया गया है, यही विष्णु का सुशासन है। शासक और सेवक की नीति और नीयत साफ होती है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी और अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। अभी रायपुर में 60-65 लाख रुपए की डकैती हो गई। बुजुर्ग भाई बहन साथ रहते थे, मेहनत की कमाई की जमीन बेचा, पैसे घर ले आए और डकैतों ने डकैती डालकर वो रकम लूट ली। पर वाह रे विष्णुदेव साय की सरकार और वाह रे विष्णुदेव साय का प्रशासन और पुलिस दिन रात मेहनत करके 24 घंटे के अंदर वो बुजुर्ग भाई बहन का डकैती का पैसा बरामद कर लिया और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। विष्णुदेव साय जी के सुशासन में छत्तीसगढ़ विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़, सुरक्षित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 9 फरवरी को इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की पहाड़ी में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 11 महिलाओं समेत 31 नक्सलियों को मार गिराया था और इस दौरान सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे और 2 अन्य घायल हो गए थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मारे गए 31 नक्सलियों में से अब तक 17 पुरुषों और 11 महिलाओं समेत जो है 28 की पहचान हो चुकी है। इनो फरवरी के बीजापुर जिले में नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा जवानों और माओवादी के बीच बड़ा मुठभेड़ हुई नेशनल पार्क में, जहाँ पे अन्नापुर का ये जो पहाड़ देख पा रहे पूरे चारों ओर, इन्हीं पहाड़ों के बीच आज हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए सुबह से आते आते अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब देख पा रहे हैं ये जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यही जो वो पहाड़ है जिस जगह में माओवादियों को सुरक्षा जवानों ने ये जो पूरे पहाड़ को घेर कर रखे थे। घेरने के बाद इसी पहाड़ में कम से कम 8 घंटा मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद 31 माओवादियों का शव भी बरामद कर सुरक्षा जवानों ने मुख्यालय लेके गया। अब मेरे सामने देख पा रहे जो सामान है माओवादियों का, जो गंजी बर्तन तमाम सारे सामान है, ये अपना इंजेक्शन का जो इंजेक्शन वगैरह टेबलेट कई प्रकार के ये जो सामान आप देख पा रहे हैं, लैट सेल्स, टिफिन का वगैरह वगैरह बहुत सारे। ग्रामीण जब हम लोग ग्रामीणों से जानकारी ले रहे थे तो ग्रामीण बता रहे थे इसी पहाड़ में माओवादियों को पुलिस ने पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचाया। उसके बाद इस पहाड़ में चढ़ने के बाद माओवादी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद चारों ओर 3 लेयर में घेरने के बाद माओवादियों को इसी पहाड़ में अलग अलग, आपको बता दूं, अलग अलग जगह में माओवादियों को सुरक्षा जवानों ने मार दिया। सुरक्षा जो माओवादी है अलग अलग जो जहाँ जहाँ बड़े बड़े पत्थर है उस जगह में अपना पोजीशन में सुरक्षा जवानों को मारने के लिए आमूस बैठे थे। उन्हीं जगहों में सुरक्षा जवान भी उन्हें मारे हैं। इस मुठभेड़ में 2 सुरक्षा जवान शहीद भी हुए हैं और 2 घायल भी हुए हैं और जिस मुठभेड़ में कुल 11 महिला माओवादी समेत 20 पुरुष माओवादियों को सुरक्षा जवानों ने मार गिराया था। ये आप देख पा रहे हैं ये दवा है। जब अपन को गाँव होने से हम अपन लगाते हैं, सारा तमाम सामान है। इतने बड़ी पहाड़, ये जो आप बुलेट देख पा रहे हैं,
ये कारतूस देख पा रहे हैं बुलेट का। ये जो आप बुलेट देख पा रहे हैं बुलेट का कारतूस तो इस प्रकार है 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा बंदूक का मैं ये भी आपको बता दूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। ये 47 का है। शायद माओवादी ने इसी पेड़ की सहारा लेकर जवान इस ओर से आ रहे थे, बता रहे थे चारों ओर घेरे माने माओवादी इस यहाँ पे बाकी लोग थे, बाकी लोग उस साइड थे। उसका मैं आपको वीडियो के माध्यम तस्वीर दिखाऊंगा उसका भी। सारा जगह आपको देखेंगे ये पहाड़ के किनारे किनारे तो पूरे ये जो बुलेट का कोका आपको देखने को मिलेगा। ये पूरे 47 का ही कोका है। कहीं ये डीजल भी आधा जगह जिंदा मिला है। इस प्रकार इस पहाड़ में भीषण मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में किस प्रकार सुरक्षा जवान माओवादियों को घेरने के बाद और सुरक्षा जवान और माओवादियों के बीच किस प्रकार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद माओवादियों को सुरक्षा जवान किस प्रकार मारने के बाद अंत में कहाँ उन्हें लेके गए। ले जाने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से फिर उन्हें मुख्यालय ले गया शवों को। उधर बिलासपुर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक एवं पर्यटन लेखक उमेश सोनी ने हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव में हुए मतदान को लेकर अपनी बात रखी। उमेश सोनी ने जो है इस मामले में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अंतर आया है कि जो स्विंग वोटर होते थे वो बिल्कुल उदासीन रहे, इस कारण से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। ये मेरा अनुमान है, जो मैंने फील्ड में देखा है, अपने जितना मैं बूथों को सर्वे किया हूँ, तो ये मेरा अनुमान है। क्या आप डेमोक्रेसी में इस बात को उचित मानते हैं क्या, जो आपने पक्ष रखा? किस बात को? ये जो लेन देन की बात है, नहीं मिला तो वोटर्स निकले नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया है, इसके पीछे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सभी कोई कह रहा है कि मतदाताओं को जागरूक होना चाहिए, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए, है ना, और मतदान करना चाहिए। लेकिन जो एक परंपरा जैसी रही है और ये मतदाताओं का जो एक मानस पहले से बना हुआ था, और ऐसा ही कोई जो मैं कह रहा हूँ कोई ये ढका छुपा तो है नहीं, ये तो जग प्रसिद्ध है भारत में कि ये लेन देन का ऐसा होता है। फ्री बीज की बात जो है कोर्ट भी जो है कह रही है, सरकार भी रोकने कह रही है। तो ये जो फ्री बीज होता था ये तो घातक तो है, होता है, अभी भी होता है ना। तो उसके अतिरिक्त जो और लेन देन का जो ये जो एक ढंग है, ये अपराध भी है। देखिए, ऐसा है कि अभी और स्थानों पे ऐसे विश्लेषण आ रहे हैं, सभी पत्रकार कर रहे हैं विश्लेषण, तो सबकी अपनी मान्यता है। कुछ लोग सर्वे किए हैं, उनका आधार है, कुछ लोग मान्यता पे बात कर रहे हैं और कुछ लोग जो है फील्ड पे जाके बात किए हैं। जो मुझे लगता है वो ये है कि जो भाजपा के वोटर हैं वो निकले हैं और कांग्रेस के वोटर जो है, क्योंकि ये कैडर बेस जो वो है, वो भी निकले हैं। ये जो स्विंग वोटर हैं वो इस बार नहीं निकल पाए। उनके ना निकलने की जो अरुचि रही है वो ये है कि इस बार जो मुझे देखने में आया कि उनको जो है कुछ बटा नहीं। एक तो सरकार ने जो उन पे अंकुश लगाया उसका कारण है, तो जो स्विंग वोटर है जो कुछ ले दे के जो अपेक्षा रखते थे कि भाई कुछ मिलेगा तो निकलेंगे, तो वो हुआ नहीं। आप कम कैसे कर सकते हैं उसको डेमोक्रेसी में? देखिए, जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का सरकार प्रयास तो कर रही है, लेकिन कुछ उपाय जो सरकार की ओर से आ रहे हैं ऐसे, और जो कुछ पब्लिक ओपिनियन भी आ रही है कि
जो मतदाता नहीं निकलते उनको सुविधाएं जो दी जा रही हैं उनको रोक दी जाए, कम कर दिया जाए, क्योंकि जब तक उन्हें जागरूक नहीं करेंगे किसी माध्यम से, चाहे वो दंड हो, है ना, अथवा और कोई वो हो, तो उनको जागरूक तो सरकार कर रही है। और इस विषय पे भी जागरूक करना चाहिए कि भाई आप अगर मतदान, अनिवार्य मतदान अगर नहीं करेंगे तो आपको ये हानि उठाना पड़ेगा। तो अनिवार्य मतदान पहली बात है, अनिवार्य मतदान कराए सरकार, और उससे जो लाभ दे रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो लाभ दे रहे हैं, है ना, तो मिले। अगर नहीं कर रहे हैं मतदान तो लाभ ना मिले। मतदान अनिवार्य कर देना चाहिए। अनिवार्य मतदान के लिए जो भी कंडीशन सरकार लगाए वो सभी विकल्प पे सरकारों को विचार करना चाहिए। टेक्नोलॉजी आई है, एआई भी आ गया है, फोन से भी आ गया है, बहुत सारी चीज़ों का डाटा भी आ गया है। क्या लगता है? देखिए, ये तो सरकार का सोचने का विषय है कि किस विधि से वो वोटिंग कराए। अभी जैसा पोलिंग बूथ में जाके हम वोटिंग करते हैं, भविष्य में हो सकता है कोई और विधि आ जाए वोटिंग करने का, वोट डालने का, जो फुल प्रूफ हो। ऐसा प्रयास सरकार करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब ये मतदान अनिवार्य हो जाएगा, उस पे कंडीशंस कुछ हो जाएंगे, तो पहले तो अनिवार्य मतदान की ओर सरकार बढ़े, उसके बाद वोटिंग का जो अपना विधि है, मेथड है, वो जब बदलना होगा तो सरकार बदलेगी। लेकिन अभी तो अनिवार्य मतदान की ओर जो है सरकार को बढ़ना चाहिए। हम अभी भी मतदान और मतदान दिवस और इस पूरी प्रक्रिया को उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपको लगता नहीं कि अभी सब बंद कर देना चाहिए और उसे प्रोफेशनल रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए? देखिए, उत्सव शब्द में जो एक आभास हो रहा था, जो झलक है ना, वो उसका अर्थ ये है कि हमको जो है बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, इसलिए उत्सव है। अगर हम उसको जो है प्रोफेशनल रूप से अगर लें, कि व्यवसायिक रूप से अगर लें, तो व्यवसाय में तो व्यक्ति लाभ हानि देखता है ना, तो उस दृष्टिकोण से उसको समझता है वो। तो उत्सव अगर उसको कहा गया है, हाँ, उत्सव में भी अनिवार्य रूप से उत्सव मनाने की जो है एक प्रक्रिया होनी चाहिए। आपको अभी भी मतलब ये लग रहा है कि जो मतदान है, मतदान की प्रक्रिया है और मतदान की जो एक पूरी व्यवस्था है, हम जागरूकता फैलाने का ही काम कर रहे हैं, अभी भी अपने लोकतंत्र को मैच्योर करने की दिशा में सरकार देखिए सभी प्रयास कर रही है। अभी अब देखिए कि महिलाओं के लिए पिंक बूथ बने होते हैं, सेल्फी पॉइंट आजकल के जो समय में लोगों का आकर्षण के लिए सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। बहुत स्थान तो ऐसा है कि वहाँ जलपान की व्यवस्था है, यहाँ तक कि जो है कुछ विशेष प्रकार के जो है पेय पदार्थ वो हो जाते हैं, कहीं मठा, कहीं लस्सी, बुजुर्गों को, है ना, मतलब जो वृद्ध है उनके लिए। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं सरकार कर रही है, प्रयोग कर रही है। तो रहना चाहिए। हाँ, ये अब सरकार देखिए समय बनी रहती है। हाँ, रुचि बनी रहती है। सरकार समयबद्ध जो है चीजें जो उनकी आवश्यकता होगी वो बदलेगी, क्योंकि आपने अपने समय में देखा होगा कि जब पहले पूर्व काल में आप जब वोटिंग करते थे तो पोलिंग बूथ तक जाना, पोलिंग बूथ का साफ सफाई, पोलिंग बूथ की सुविधाएं, और आज जो है पोलिंग बूथ की सुविधाएं, साफ सफाई, ये सब में अंतर आया है। बस ये है कि मतदान अनिवार्य किया जाए, ये मेरा मत है। उधर पंचायत चुनाव में बीजेपी सदस्य और सरपंच प्रत्याशी विनोद सिंह ठाकुर ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी रघु सिंह ठाकुर को जोर जबरदस्ती, गाली गलौज, गुंडागर्दी का नामांकन फार्म भरने से रोकने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, उन्होंने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी की पत्नी का हाथ पकड़कर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है। अब ये सफल होकर के वो कागज छीना था, वो कागज था फोटो कॉपी, और असली कागज को ये बैग में रखी थी, उसको ऐसे डाल दिए थे।
मैं सफल हो गया, कागज देने में तो सफल हुआ नॉमिनेशन। इसके बाद 1 घंटे तक वो कागज 1-1.5 घंटे तक रखा रहा। बाद में वो एक बोले यहाँ दस्तखत करो, कुछ यहाँ दस्तखत मैं किया। बाद में 1-1.5 घंटे से 4-4:30 बजे के बाद वो नाम निर्देशन था, रघु सिंह कहाँ है, आपका ये निरस्त है। मैं बोलो मेरे को मालूम था ये तो होना ही था। यहाँ चापलूस पथरिया में जनपद अध्यक्ष रिंकू सिंह ठाकुर चापलूसी, वहां से इनके बता रहे तो मेरे कार को एएसआई अकबर सिंह ठाकुर, जो बाद में मेरे 5 तारीख को पता चला कि मैं बोले ठाकुर मैं छुट्टी में हो गया था थानेदार से, वो चंद्रा, क्या नाम चंद्रा था, वो असल में छुट्टी में था, ये अकबर सिंह ठाकुर। मैं बोले 5 साल पहले के मेरे को फोटो कॉपी नहीं दिया था, रखा हूँ रिपोर्ट का कागज, उसमें पावती तक के नहीं दिया, कागज नहीं था। ऐसे सामान्य बोले धान सरना धान जब सरना में मिल जाता है उसकी कार्यवाही नहीं होती। हर बात आपका चला गया चीफ का, तो उसका क्या पता है। तो मैं बाद में समझा कि यही इसी से ही ये बदमाशी करवा के मेरा कार को अंदर करवाया। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र क्रमांक 4 के बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल ने जनता से वोट की अपील की। उन्होंने नारों और घोषणाओं के साथ में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान ऐसे करना कि काबिल कौन है, दिल से सवाल जरूर करना। यूं तो मैदान में बहुत हैं उम्मीदवार, मैं भी हूं एक सेवक, मेरा भी है ख्याल करना। जी हां, इसी नारे और घोषणाओं के साथ में उन्होंने वोट की अपील की। रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल राजनीति के क्षेत्र में 20 सालों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीडीसी चुनाव के लिए अनिल अग्रवाल खुद उतरे हैं, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए सीतापुर क्षेत्र क्रमांक 4 की जनता ने बीडीसी के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। क्षेत्र की जनता का कहना है कि जो सुख दुख में साथ देगा वोट उन्हीं को देंगे। अनिल भैया को वोट देंगे क्योंकि हम लोग को सुख दुख में साथ देगा और सड़क सब बना देगा। अच्छा चाहिए कि वक्त में एक काम दे कि सड़क का निर्माण बढ़िया से हो, आदमी लोगों के लिए ये हो, हेल्प हो। अनिल चाचा को हम लोग वोट में खड़ा किए हैं और उसका पहला नंबर है ब्लैक वोट। हम लोग का सुख दुख में वही साथ देता है और साथ देगा, इसीलिए हम लोग उसको खड़ा किए हैं, उसी के लिए वोट देंगे। उस दिन हम लोग सहयोग चाहते हैं, सुख दुख में हम लोग का सहायता करेंगे। अनिल चाचा को देंगे, ब्लैक बोर्ड छाप है तो सुख दुख में साथ देंगे, जाएंगे तो बताएंगे समस्या, रोड सबको बनवा देंगे। हम लोग अनिल भैया को बीडीसी क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए बुलाए हैं और इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। काहे कि हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ और इस बार हम लोग ये आशा किए हुए हैं कि हमारे अनिल भैया विकास करेंगे और विकास के साथ हम लोगों का भी मदद करेंगे। दुख सुख हर चीज का साथी हैं। हमारे क्षेत्र का विकास करने योग्य मतलब योग्य पुरुष हैं। हम लोग पहले से इनको जान रहे, इसीलिए हम लोग हर जनता से अपील कर रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड छाप पर मोहर लगाकर अनिल भैया को भारी बहुमत से विजय बनावें। ब्लैक बोर्ड छाप के प्रत्याशी अनिल अग्रवाल को बेलगांव, बनैया, राधापुर के ग्रामीण वोट के रूप में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस बार ग्रामीणों ने ऐसा बीडीसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जो शायद कभी नहीं मिला है। 80% अनिल अग्रवाल ब्लैक बोर्ड छाप वैसे नेता हैं, सोच के यही रखे हैं कि विकास खंड में उनका दूसरा कुर्सी भी मिलना चाहिए अपन लोगों को। राधापुर, बेलगांव और बनैया सर्वांगीण विकास होना चाहिए पूरा क्षेत्र के लोग। राधापुर दल है पूरा। अब नल जल बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य करें हम लोगों को, जनता भाई का सेवा। इस बार हम लोग बहुत से प्रत्याशी देखे हैं, अब की बार हम लोग अनिल भैया को ही जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये ब्लैक बोर्ड छाप है। अपेक्षा ये है कि विधायक छवि है, इससे पहले किसी प्रकार का कोई चुनाव ही नहीं लड़े हैं, हमेशा दुख सुख में सबका साथ भी देते आए हैं और इनसे यही अपेक्षा है कि हम लोग का सारा काम होगा इनके थ्रू। बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल दलबल के साथ चुनाव प्रचार में लगे हैं। लगातार क्षेत्र की जनता से उनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल का कहना है कि पूर्व में जितने भी जन प्रतिनिधियों को जनता ने क्षेत्र क्रमांक 4 से चुना, किसी ने जनता की मूलभूत सुविधाओं को नहीं समझा।
पहले ये सीट महिला के लिए था, इस बार मुक्त हुआ और मुक्त होने के बाद क्षेत्रवासी सब मेरे अपने परिवार के लोग हैं। तो किसी का मैं चाचा हूं, किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं। तो सभी लोगों ने मेरे को फोन से बोला कि नहीं चाचा भैया आपको चुनाव लड़ना है। तो मैं बोला मैं चुनाव आज से पहले कभी नहीं लड़ा हूं भाई, मैं आप लोग का मदद करता हूं, आपको लड़ना है, आप लोग को लड़ना है। बोले नहीं, आपसे ज्यादा बेहतर अच्छा विकल्प हमारे पास नहीं है और आपको सिर्फ चेहरा भर आपका रहेगा, जिता के हम आपको देंगे। 3 गांव आते हैं, एक बेलगांव है, एक बनिया है, एक राधापुर है। चुनाव के दरमियान गांवों में गया, गांव में जाने के बाद पता चला पूर्व के जो भी यहाँ निर्वाचित रहे हैं, किसी ने गांव वालों को दुख दर्द को समझा नहीं। लेकिन इससे पहले जो वहाँ जहाँ महिला प्रत्याशी थी वो कभी गांव का तीनों पंचायत का कभी दौरा भी नहीं की। वो अब ब्लैक बोर्ड छाप है और मेरे परिवारजन मेरे साथ हैं। मैं सभी सम्मानी बच्चों से, बड़े बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से सबसे निवेदन करता हूं, आने वाले 20 तारीख को ब्लैक बोर्ड छाप पे एक तरफा मुहर लगा के मेरे को आप लोग विजयी बनाए और मैं कार्रवाई 5 साल के लिए अच्छे से कर सकूं। सीतापुर जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 से बीडीसी प्रत्याशी अनिल अग्रवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने उनको आशीर्वाद देने चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें टक्कर देने के लिए 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन अनिल अग्रवाल सब पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीएम विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह सहित छत्तीसगढ़ के कई सांसद विधायकों के कुंभ जाने के सवाल पर भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि वीआईपी लोगों को कुंभ में नहीं जाना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कांग्रेस से पूछा कि क्या कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट वीआईपी नहीं है क्या? ये सभी पिछले 24 घंटे में कुंभ में स्नान कर आए हैं और इनका जाना पूरे वीआईपी प्रोटोकॉल से हुआ है। सरकार के मंत्रिमंडल, छत्तीसगढ़ के विधायक, सांसदों, विधानसभा अध्यक्ष के महाकुंभ जाने पर भूपेश बघेल जी कह रहे हैं वीआईपी लोगों को कुंभ में नहीं जाना चाहिए। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ही प्रभारी सचिन पायलट गंगा स्नान प्रयागराज में ही कराए हैं, महाकुंभ जाके आए और पूरे तामझाम और प्रोटोकॉल के साथ गए। तो क्या भूपेश बघेल जी इनका भी विरोध करेंगे? छत्तीसगढ़ के जो विधायक गए हैं उन्हें क्या पार्टी से निकलवाएंगे? जब जब सनातन धर्म की बात आती है तब तब भूपेश बघेल जी उसके विरोध में खड़े होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब गंगा स्नान पर, महाकुंभ पर अभद्र टिप्पणी की तो भी भूपेश बघेल जी ने उसका विरोध नहीं किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से ही आते हैं और उस कर्नाटक सरकार के ही उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हिम्मत दिखाकर महाकुंभ में स्नान किया और कहा है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भूपेश बघेल जी को भी अब हिम्मत करनी चाहिए और कम से कम आप गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हैं तो जो लोग जा रहे हैं उन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।